शाहनवाज भाई, पब्लिक का सवाल है कि आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस में थे। आए रोज़ जैसे लीडर अपने जो है कुर्सियां बदलते रहते हैं, पार्टीज बदलते रहते हैं। सर, आप कांग्रेस में ही रहोगे या फिर आपका भी कोई और इरादा है? देखिए, अगर आइडियोलॉजी रोज़ रोज़ नहीं बदली जाती, किरदार जो है रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते। आपकी जो सोच है, जिस आइडियोलॉजी पे आप चलते हो, आप छोटे इंटरेस्ट के लिए, ओके पीटी इंटरेस्ट के लिए, छोटी छोटी लालच को लेके, या टाइम बिंग बेनिफिट को, या पावर एंजॉय करने के लिए आप जो है पार्टियां बदल लेते, तो फिर आपका किरदार नहीं रहता है। अगर मुझे पार्टी बदलनी होती तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि जब मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था तो मेरे पास पूरा मौका था, ऑफर्स भी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आदमी का कोई किरदार होता है, और जहाँ मैं था वहाँ पे भी हूँ, और राहुल गांधी मेरा लीडर है, वो रहेगा। आप राहुल गांधी जी को अपना कायद मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि अगर हम बात करें कांग्रेस की, हम बात करें पीडीपी की, या फिर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब उन्होंने हमारी रियासत में पहले हुकूमत की तो उन्होंने 370 और 35A को पहले मजबूत क्यों नहीं किया? देखिए, वो तो मजबूत ही था। जब आपके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में था तो वो तो मजबूत ही था। लेकिन सर कह रहे हैं कि परमानेंट नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपको ये प्रोविज़न ये था कि आपको अगर हटाना है, वो कोई भी कानून हटाना। बहुत सारे लोग जो अभी कुछ टाइम के बाद, अभी ये ऑफलाइन रिकॉर्ड चल रहा है, बाद में इसको हम अपलोड करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो बहुत सारे लोग जो हमारी यूथ है, यंग यूथ, वो आपको देखेगी। और ऐसे ऐसे जो हमारे नौजवान साथी भी हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, अगर मैं सुरनकोट की बात करूं, मेंढर की बात करूं, जगह जगह की बात। शाहनवाज भाई, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा, पब्लिक के बिहाफ पे आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 370 और 35A की मनसूखी का जिम्मेवार कौन है? तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो बीजेपी है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन किराम, आज जिस शख्सी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी अगर ज़िला पुंछ की बात करें, मानी जानी शख्सियत, DDC मेंबर सुरनकोट ए, यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, और इनसे हम अहम सारे सवाल पूछेंगे। शाहनवाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहनवाज भाई, जो हो DDC मेंबर हो, तो मैं बात करूंगा, आप इस वक्त खाली सुरनकोट की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हो, आपको जो लोग हैं, हमारी यूथ है, वो आपको एक नेशनल लेवल का लीडर मानती है। तो DDC मेंबर बनने के बाद आपने कौन कौन से काम किया अपने दौर इक़्तिदार में? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, DDC इलेक्शंस हुए करीब 7-8 महीने होने वाले हैं, और क्योंकि सुरनकोट ए से मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर बना, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए इसलिए था क्योंकि सुरनकोट जो है वो तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे है, बहुत फार फ्लंग एरिया है। और सुरनकोट ही नहीं, पूरा अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और अगर पूरी रियासत में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ बहुत फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। मगर क्योंकि मैं सुरनकोट से चुन के आया, इलेक्ट होके आया, तो इसलिए मैं सुरनकोट की बात कर रहा था। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली सुरनकोट जो है वो उसका बुरा हाल है। तो क्योंकि शुरुआत जो है पहले यहाँ से करनी है, वो अलग बात है कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ रेस करने हैं, और हम करते भी आए हैं टाइम टू टाइम। लेकिन सुरनकोट का ख़ास तौर पे बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, आप किसी भी महकमे की ले लो तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। आप जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आज 60 साल बाद भी जो है वो सुरनकोट में नहीं थी। जो बिजली ले लीजिए, पानी लीजिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ले लीजिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसके लिए अभी भी लोग जो है वो तरस रहे थे। लेकिन बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो तो था ही कुछ नहीं। लेकिन मैंने आते ही जहाँ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है कि लोगों को जो है बेसिक चीज़ें वो मुहैया हों, उसके साथ साथ मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स की कोशिश की है, जो पहले कभी नहीं हुआ सुरनकोट में। शाहनवाज भाई, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, आपने इसको लेके बात की, जैसा कि गुज़श्ता हमें कुछ सालों में देखने को मिला है, जब से हमें सही और गलत की पहचान हुई, हमने मैक्सिमम जगह पे देखा है, अगर हम किसी भी फंड की बात करें, CDF की करें, CDS की करें, किसी भी TSP की बात करें, तो मैक्सिमम जो जगहों पे हमें देखने को है, बड़े बड़े ब्लेंडर सामने आए हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। क्या आपको लगता नहीं कि पुंछ जो हमारा लूटा हुआ एरिया है? आपने ठीक कहा। पुंछ में बेसिकली हुआ ये है कि पुंछ में
जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आई या जब रियासत थी हमारी उसकी स्कीम्स आई, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई। कहीं डीपीआरस प्रोजेक्शन सही नहीं हो पाई और कहीं काम ग्राउंड पे सही नहीं हो पाया, और ना किसी ने यहाँ इनिशिएटिव लिया कि यह इस तरफ जो है बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान दिया जाए। तो सुरनकोट में आते ही मैंने सबसे पहले, क्योंकि यूथ रिलेटेड इशू था और पूरे इलाके में सुरनकोट में कोई ग्राउंड नहीं था, तो हमने इसलिए मैंने 3 करोड़ का जो है मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। उसका टेंडर भी हो गया है और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हमारा ग्राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो सुरनकोट में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो है मैंने जो है यहाँ बिजली की बड़ी परेशानी थी, तो हमने कुछ फीडर, बड़ा प्रोजेक्ट था, एक फीडर हमें जो है वो हाड़ी मरहोट जो दरिया से पार इलाका था, एक ही फीडर था लसाना, और उस पर पूरा इलाका जो है 170 किलोमीटर का एरिया पूरा जो है वो कवर होता था, और बिजली ज़रा भी कहीं परेशानी होती थी तो पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती थी। तो वो एक नया फीडर जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेजा, वो भी सेंक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, एक नया वो फीडर हो जाएगा। उसके अलावा मैंने सुरनकोट में 2 पार्क्स के लिए जो है, जो यहाँ कोई इतनी खूबसूरत जगह है कोई पार्क तक नहीं था, वो 2 प्रोजेक्ट बना के भेजे हुए हैं। 2 पार्क इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, एक कम से कम एक पार्क जो है वो ज़रूर आपको सुरनकोट में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दिखेगा। उसके अलावा मैंने एक लाइब्रेरी के लिए भी जो है सुरनकोट प्रपोजल किया हुआ है, प्रपोजल मूव किया हुआ है, प्रोजेक्ट मूव किया हुआ है, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा रोड्स कनेक्टिविटी का सबसे बुरा हाल था हमारा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये जो बफलियाज से सुरनकोट की रोड है, इसमें तो पहले बहुत ख़राब ही थी, खस्ता हालत थी इसकी, क्योंकि हम खुद श्रीनगर से पड़े, हमें पता है जब हम यहाँ से हमारा आना जाना होता था, लेकिन आज भी हमें कहीं बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है ऐसे ही। नहीं, ये बफलियाज से जो सुरनकोट रोड का बड़ा बुरा हाल था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये हाईवे डिक्लेयर हो गई है और उसका काम, मुझे खुशी है कि हाईवे के लिए अर्थ कटिंग का काम शुरू है। अब ये रोड जो है आपकी मुगल रोड के साथ जो कनेक्ट होती है और वापस यहाँ हाईवे के साथ कनेक्ट होगी, तो ये सुरनकोट के साथ बाईपास करते हुए, तो ये हाईवे का काम शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम कंप्लीट होगा तो ये एक अच्छी रोड जो है वो बन जाएगी। उसके अलावा रोड्स कनेक्टिविटी की बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पहले प्रोजेक्शन ठीक नहीं हुई। जब PMGSY की स्कीम 2006 में मेरे ख्याल से यहाँ जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई, तो PMGSY की सही से प्रोजेक्शन नहीं हुई, उस वक्त के DPR नहीं बने। हमारे कितने गांव हैं, दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जिनमें सड़कें ही नहीं हैं, और DPR उस वक्त प्रोजेक्शन ही नहीं की, स्कीम लॉक हो गई और आज भी लोग सड़कों के लिए तरस रहे हैं। आज इस ज़माने में भी जहां आप बाहर चले जाओगे तो आपको 10 मिनट का पैदल रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैंने कोशिश की है, मैंने काफ़ी सारे रोड्स के प्रोजेक्ट जो है 6-7 बड़ी रोड जो हैं उनके प्रपोजल जो हैं वार्ड में बनवा के प्रोजेक्ट करके भेजे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अलग अलग स्कीम्स में, जिस तरह CRF रोड है उसमें भी एक हमने उसको अपग्रेडेशन PMGSY में डलवाया है, तो इस तरह करके कुछ रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। कुछ प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स खुद बनवाए हैं, खुद मूव किए हैं और ख़ुद फॉलो भी किया है हमारे अच्छे। इंशाल्लाह इसी जो है साल के अंदर 7-8 बड़ी सड़कें जो है इंशाल्लाह वो भी हमारी जो है सुरनकोट में अप्रूव हो जाएंगी, उनका काम शुरू होगा। इस तरीके से हेल्थ में आप ले लीजिए तो इसमें हमने सुरनकोट हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, वो इस साल डिजिटल एक्सरे मशीन मैंने उसमें दी है। एक PHC में एम्बुलेंस दिए है, काफ़ी सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं। तो इस तरह हेल्थ में भी जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले 4-5 सालों में जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाए। तो इसी तरीके से स्कूल्स का बहुत बुरा हाल था, काफ़ी सारे हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स नहीं थी, दूर दराज इलाके हैं जहाँ गाँव में बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों को, तो उनमें स्कूल्स के लिए हमने जो है वो स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए और फिर जहाँ कोई बिल्डिंग की ज़रूरत थी उसके लिए प्रोजेक्शन जो है वो प्लान में रखवा के प्रोजेक्शन किए हैं। 1 साल में काफ़ी सारे स्कूल्स की जो है बिल्डिंग इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है वो हम उसमें मैं होमवर्क करके कहाँ कहाँ कमी है वो प्रोजेक्ट्स जो है उसको जो है मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो है 2-3 सालों में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी होगी। शाहनवाज भाई, बात करेंगे हम राशन कार्ड्स के हवाले से या फिर करेंगे बिजली के हवाले से। अगर हम बात करें, अभी भी लोगों को पर राशन कार्ड के हिसाब से जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं, और साथ साथ में जो लोग APL डिज़र्व करते हैं उन्हें BPL में रखा गया, और जो BPL डिज़र्व करते हैं उन्हें APL में रखा गया। सर, इसका क्या होगा? आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो बिजली के लिहाज से जो बिल्स आते हैं लोग के, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज की डेट में जो है लोगों के, क्योंकि कई 2-2, 4-4 साल से लोग बिल नहीं जमा कर पाए, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लग के 50,000 से लाख तक के बिल आए हुए हैं।
मैं हर एक इशू को बारीकी से लेके जो है उसको हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप कर रहा हूँ। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी जो है रोहित कंसल साहब, उनसे 2 मीटिंग्स इस बारे में की हैं। और वन टाइम एमनेस्टी के लिए फाइल मूव, पहले भी एमनेस्टी स्कीम एक बार दी थी मगर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, फिर उसको बंद हो गई थी। तो दोबारा मैंने फ़ाइल मूव करवाई है कि एमनेस्टी, और उन्होंने यकीन कराई है कि इंशाल्लाह जल्दी एक बार एमनेस्टी हम दोबारा देंगे। उस एमनेस्टी की वजह से लोगों के बिल जो हैं वो जैसे जो इंटरेस्ट रेट है वो माफ़ हो जाएगा और लोगों को आसानी होगी बिल जमा करने में। और उसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मैं इस पर इनिशिएटिव ले रहा हूँ, प्रपोज़ल भेज रहा हूँ गवर्नमेंट को कि किराए तो लोग, क्योंकि सरकार का ये रहता है कि आप किराए नहीं देते हो, तो हमने कहा आप बिजली तो पूरी दो। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे बिजली दोगे और किराया पूरा मांगोगे तो ये इंसाफ नहीं है। तो एक जगमग प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हमारे ब्लॉक में अगर पूरा फुल मीटर्स लग जाएं और उसके बाद जो है हम गवर्नमेंट को कमिटमेंट करें पूरा किराया दें, लेकिन गवर्नमेंट जो हमें 24 घंटे बिजली दे, उस पर प्रपोजल पे काम चल रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। तो इंशाल्लाह आज जो मीटिंग, आज सुरनकोट डाक बंगलो में ब्लॉक दिवस के मौके पे मीटिंग में भी ये इशू, क्योंकि हमारे सरपंचेस भी आए थे, तो मैंने उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि हम लोगों को बोलेंगे आप 100% किराया देने की कमिटमेंट दो और हम एक प्रोजेक्ट के तहत मॉडल प्रोजेक्ट पे काम करें जहाँ जो है वो बिजली 24 घंटे मिले। तो इस प्रोजेक्ट पे भी काम करने जा रहे हैं। दूसरा आपने बीपीएल का इशू उठाया और वो हमने काफ़ी देर से इसको फॉलो कर रहे हैं। शहनवाज भाई, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ राशन कार्ड्स के हिसाब से कि लेकर अकॉर्डिंग टू डिजर्विंग, क्या ये आप मानते हैं कि ये फेवरेबल स्कीम हुआ है? नहीं, देखिए बीपीएल जो है एक फ़िक्स कोटा होता है उनके कि इतना % आप बीपीएल जो है वो रख सकते हैं। वो फ़िक्स कोटा जो है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, मगर उसमें हुआ ये है, नाइंसाफ़ी ये हुई है कि काफ़ी सारे मुस्तहिक लोग जो हैं वो बीपीएल जो डिज़र्व करते हैं वो लिस्ट में नहीं है, वो एपीएल कर दिए हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो एपीएल हैं जो बीपीएल डिज़र्व नहीं करते लेकिन उनको बीपीएल कर दिया गया है। वो गलतियां किस पार्ट पे हुई हैं वो मैं नहीं कहूँगा किससे गलती हुई है, लेकिन वो गलती हुई है। अब हमने जो है वो कौंसिल की मीटिंग में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके एक कमेटी बनवा दी है। तहसील लेवल पे सब जगह एक कमेटी बनी है। और आज भी मीटिंग में डाक बंगलो सुरनकोट में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, आज भी उसका रिव्यू लिया गया और मैंने ये कहा है कि इसमें आप अलग अलग 2-3 कमेटीज़ बना के, जो तहसील लेवल कमेटी, तहसीलदार है उसमें, टीएसओ है, वो जो ग्राउंड पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी, डीलर को, सबको क्रॉस चेक करके, ताकि जो नाम आए बीपीएल में जो मुस्तहिक है वो ठीक आए और उसमें जो है वो करेक्शन हो लिस्ट में। उसका काम चल रहा है। कमेटीज़ हम इसको पूरा रिव्यू करेंगे कि ये ठीक तरीके से काम हो इस पर। शहनवाज भाई, पब्लिक का सवाल है कि आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस में थे, आए रोज़ जैसे लीडर अपने जो है कुर्सियां बदलते रहते हैं, पार्टीज बदलते रहते हैं, सर आप कांग्रेस में ही रहोगे या फिर आपका भी कोई और इरादा है? देखिए, अगर आइडियालॉजी रोज़ रोज़ नहीं बदली जाती, किरदार जो है रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते। आपकी जो सोच है, जिस आइडियालॉजी पे आप चलते हो, आप छोटे इंटरेस्ट के लिए, ओके पीटी इंटरेस्ट के लिए, छोटी छोटी लालच को लेके, या टाइम बिंग बेनिफिट को, या पावर एंजॉय करने के लिए आप जो है पार्टियां बदल लेते, तो फिर आपका किरदार नहीं रहता है। अगर मुझे पार्टी बदलनी होती तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि जब मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था तो मेरे पास पूरा मौका था, ऑफर्स भी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी का कोई किरदार होता है और जहाँ मैं था वहाँ पे भी हूँ और राहुल गांधी मेरा लीडर है, वो रहेगा। आप राहुल गांधी जी को अपना कायद मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शहनवाज भाई, आप अपोजिशन में हैं, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। जब 370 और 35A को यहाँ से एब्रोगेट किया गया तो 3 दावे जो भाजपा ने किए थे, करप्शन फ्री JNK, क्राइम फ्री JNK, डिजिटल JNK, क्या आपको लगता है उन वादों में से या उन दावों में से कोई एक वादा, कोई एक दावा जो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं। 370 जब हटा था, उसके आज जो है 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, और जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, जो इन्होंने आतंकवाद ख़त्म करने की बात की थी, जो इन्होंने खुशहाली की बात की थी, वो सब झूठे वादे थे। जो इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोले उस वक्त के, जम्मू कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट 370 जो एक बड़ी रुकावट है, और इन्होंने कहा था कि जी हम इसके बाद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जम्मू कश्मीर में और हम बदलाव ले आएंगे। कोई नहीं आया, एक भी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है।
कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। ये जो गिन रहे हैं ये सारे यूपीए के टाइम के वक्त हैं। जो आज होम मिनिस्टर साहब यहाँ आके अनाउंस करके बड़े बड़े भाषण दे के बोलते हैं जी आज हमने 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में 7 हैं। वो मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो जब कांग्रेस की हुकूमत थी वो उन्होंने दिए थे। आज ये उनका रिबन काट रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि हमने दिया था। जिस नासिर टनल की बात करते हैं, जिस जोजीरा टनल की बात करते हैं, जिस 4 लेन की बात करते हैं, जिस रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, वो सारे कांग्रेस के वक्त के प्रोजेक्ट्स थे। इन्होंने रिबन काटी और आज वो उसी को गिन रहे हैं। तो कोई भी एक नया प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्होंने नहीं लाया है। ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस तरह की लाई है कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखे। तो इन्होंने तब भी झूठ बोला था, आज भी ये सिर्फ वो जो है झूठे ही वादे कर रहे हैं और आज भी झूठ ही बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के 2 साल बाद आज हालात स्टेट जो है वो यूटी में बदल गई। यही सुनते आए थे कि यूटी स्टेट में बनती है, इतनी बड़ी 100 साल से पुरानी रियासत को यूटी में बदल दिया। और आज जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के वो सबसे मौत सफ़र हो रहे हैं इस टाइम। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बहुत परेशान है। जो इन्होंने नौकरियों के वादे किए थे वो नौकरियां नहीं दी और आज ये हालात हो गए हैं कि जो एमएससी पीएचडी करके भी लोग 4th क्लास के लिए फॉर्म भरे हैं। आपको याद है कि पिछले दिनों 4th क्लास के एग्ज़ाम हुए, कुछ पोस्टें इन्होंने दी और पीजीज़ और पीएचडीज़ लड़कों ने जो है उसके लिए फार्म भरे। और वो पेपर का पैटर्न ये था कि जैसे किसी केएस का एग्ज़ाम हो। खैर, तो इस वक्त ना तो नौकरियां हैं नौजवानों को, ना कहीं कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है और ना ही हालात ठीक हैं। आज इस वक्त कश्मीर के हालात क्या हो गए हैं। जम्मू ये कहते थे कि जी हालात ठीक हो जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर आज डर का माहौल है पूरे जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में किस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हुई और किस तरीके से जगह जगह जो है रोज़ हमारे जो है जवान शहीद हो रहे हैं। तो हालात ये हैं कि इस वक्त हालात बेकाबू हैं और इनकी जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके वो फेल हो चुकी है। सर, भाजपा के लीडर्स तो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं करप्शन फ्री को लेके। शहनाज भाई, क्या तकरीरों से तकदीरें नहीं बदलती? उनका मैक्सिमम जगहों पे कहना है अगर वो फंड्स भेज रहे हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर हम बात करें तो उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो करप्शन होगी ना। फिर देखिए, वो करप्शन जो है वो तब पता चलेगा जब ग्राउंड पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ग्राउंड करप्शन डबल बढ़ गई है इस वक्त। ब्यूरोक्रेसी का रूल है इस वक्त। जब सरकार होती है अकाउंटेबिलिटी होती है। लोग अपने नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, वो सरकार में होते हैं तो उनको अकाउंटेबल होते हैं। आज की डेट में जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी चला रही है और आप बेहतर समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ती है कि कम होती है। आज की डेट में आप सेक्रेटरीट में जाएँ तो ब्यूरोक्रेसी आपको इंटर होने के लिए आम आदमी जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो जिसको इंटर अंदर दफ्तर में सेक्रेटरीट में नहीं जा सकता तो वो करप्शन बढ़ेगी कि कम होगी? उसको इंटर होने के लिए भी पता नहीं कितना दे के जाना पड़ता होगा अंदर। तो ये हालात हैं। ना तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी हावी है और लोग जो हैं वो हर लिहाज से हर शुबा से जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं। एम्प्लॉइज़ भी परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं और जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, एक डर का माहौल जो है वो बन गया है। शहनाज भाई, अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY स्कीम को लेके कि बहुत सारे लोग जिसमें निगलेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए आप इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये ऑलरेडी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया है। आज की मीटिंग में भी टेकअप किए हैं कि जो कुछ इंस्टॉलमेंट PMAY की एक इंस्टॉलमेंट हो गई है, दूसरी तीसरी वो फौरी तौर पे जो है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीज़ करें। और इसके अलावा ये भी इशू रेज़ किया है कि काफ़ी सारे मुस्तहिक लोग हैं जो जिनके बेचारों के बिल्कुल मकान नहीं है, कच्चा मकान है, मगर वो उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो हमने मीटिंग में सरपंचीज भी थे और उनसे भी गुजारिश की है कि आप भी इसमें अपना रोल प्ले करें। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि आप जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, आप उन लोगों को पहले रखें जिन लोगों को वाकई मुस्तहिक लोग हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है घर की। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ काम होगा। शहनाज भाई, बहुत सारे लोग जो अभी कुछ टाइम के बाद, अभी ये ऑफलाइन रिकॉर्ड चल रहा है, बाद में इसको हम अपलोड करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो बहुत सारे लोग जो हमारी यूथ है, यंग यूथ, वो आपको देखेगी और ऐसे ऐसे जो हमारे नौजवान साथी भी हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं। अगर मैं सुरनकोट की बात करूं, मेंढर की बात करूं, जगह जगह की बात करूं, ड्रग्स बच्चे ले रहे हैं। सर, आप यूथ के लिए एक यंग लीडर हो, आप यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन हो, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा जो मनशियात में मुलविज़ हैं? देखिए, पहले तो मेरी ये बहुत सेंसिटिव इशू है
और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपने ये रेज़ किया है। मैं खुद इसको लेके बहुत परेशान हूँ, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ख़ास तौर पे सुरनकोट में ड्रग एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कई बच्चे हमारे जानों से भी चले गए हैं पिछले इस अरसे में। और इस चीज़ को मेरी ख़ास तौर पे मेरी लोगों से गुजारिश है, जो सुनने वाले हैं, समाज से, सोसाइटी से, कि इस पे फोकस करने की ज़रूरत है हमें। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का बच्चा नहीं है, ये दूसरे घर का बच्चा इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बट पता ही नहीं चलेगा कब ट्रैवल होके आपके घर आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और मेरी उन लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह मत करो। ये हमारी जनरेशन्स का सवाल है, हमारी जनरेशन्स को तबाह मत करो। इनकी जो है रगों में नशा मत भरो, बल्कि इनके हाथ में कलम दो, इनके हाथ में पेन दो, किताब दो, ये बच्चे पढ़ सकें। और ये बच्चे जो है पढ़ लिख के हमारे इस इलाके के मुस्तकबिल हैं। और मैंने बड़े सख्ती से आज भी डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहा है, पहले ही मैं एसएसपी साहब को भी इस बात की प्राइस कर चुका हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ड्रग पैडलर्स हैं, जो लोग सप्लाई करते हैं, उन पे ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उनको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उनको अंदर डाल के उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनकी करनी चाहिए, और वो लोग वापस जेल से निकल ना सकें। ये कंप्लेंट्स लोगों की आती हैं कि जी जो ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अंदर तो जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं फौरी तौर पे। तो मैंने इस बात के लिए सख्ती से एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप जो है इस पे अगर डील बरतेंगे तो हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी नौजवानों की ज़िंदगियों का सवाल है, तो इसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आपके चैनल के थ्रू भी मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज करें। ये पॉजिटिव एनर्जी, ये जो इस उम्र में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी होती है, अगर आप इसको पॉजिटिव तरफ चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये ड्रग्स की तरफ और उल्टे कामों की तरफ ही एनर्जी नौजवानों की लगेगी। हमें ज़रूरत है कि हम इनकी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। इसीलिए मेरा फोकस था कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बच्चे क्रिकेट खेलें, बाकी गेम्स खेलें, कल्चर की तरफ जाएं, एकेडमिक्स की तरफ जाएं, ताकि उनका जो एनर्जी इस तरफ लगे और ड्रग्स की तरफ ना जाएं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों से भी, और जो ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं नौजवान, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ माइल करो नौजवानों को, और हमारी जहाँ ज़रूरत है हम हमेशा हाज़िर हैं। शहनाज भाई, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा, पब्लिक के बिहाफ पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 370 और 35A की मनसूखी का जिम्मेवार कौन है? तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो बीजेपी है, केंद्र में जो बैठी है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और बीजेपी पार्टी है। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि अगर हम बात करें कांग्रेस की, हम बात करें पीडीपी की, या फिर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब उन्होंने हमारी रियासत में पहले हुकूमत की तो उन्होंने 370 और 35A को पहले मजबूत क्यों नहीं किया? देखिए, वो तो मजबूत ही था। जब आपके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में था तो वो तो मजबूत ही था, लेकिन फॉर्मेट नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपको ये प्रोविज़न ये था कि आपको अगर हटाना है, वो कोई भी कानून हटाना है, तो वो असम्बली से पास होना था। जम्मू कश्मीर असम्बली को पास करना था। ये तो इलीगल तरीके से पहले असम्बली को डिज़ाल्व किया, गवर्नर रूल लगाया, और आपने सीधा यहाँ से लिख के जो है सेंटर से पास कर दिया पार्लियामेंट से। असल में ये था कि इसको असम्बली को पास करना था। वो तो कोई भी कानून जो है उसको असम्बली पास करे और कल पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, वो पावर है। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के लोगों से का हक आपने छीन लिया, बैक स्टेप किया आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ होती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदे चुन के असम्बली में भेजते हैं। जो वो फैसले लेते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ैसला होता है। तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मसल कर उनके जो है सर पे पाँव रख के आपने जो है और सीधा जो है एक डिसीजन पार्लियामेंट से ले लिया, और वो उसकी ज़िम्मेदार वही है। शहनाज भाई, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें इस कंडीशन में अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपके चैनल का, आवाम की आवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने खुसूसी वक्त निकाला और इन इश्यूज़ पे बातचीत की। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे डीडीसी मेंबर सुरनकोट जनाब मोहम्मद शाहनवाज चौधरी साहब। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।